Hello, this is Kushi Sharma, a final year law student, and today I am going to talk about fundamental rights and directive principle. Today we are going to cover their difference. जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें राइट्स के साथ कुछ ड्यूटी भी मिलती हैं, और जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इसके वर्ड से ही हमें सजेस्ट होता है कि ये डायरेक्शंस की बात कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। दे आर जस्टिशेबल पॉलिटिकल राइट्स जो कि हमें मिलते हैं टू डिफेंड इन कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। जब हमारे पास राइट मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो इस केस में अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जाकर जिसने हमारे राइट्स का वायलेशन किया उसको स्यू भी कर सकते हैं, उसको कोर्ट में ले जाकर अपने लिए जस्टिस भी मांग सकते हैं। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा नहीं है। ये ऐसी गाइडलाइंस होती है जो कि सिर्फ वेलफेयर के लिए सोशियो इकोनॉमिक गाइडलाइंस की तरह काम करती हैं। ये गवर्नेंस के लिए हेल्प करता है ऑफ द कंट्री, मतलब ये गवर्नमेंट को ये बताता है कि आपको लॉ किस वे में बनाने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है जहाँ पर मेन और वुमेन दोनों साथ में काम करते हैं, उन दोनों को इक्वल पे नहीं मिलती। मेन को ज़्यादा पे मिल रही है और वुमेन को कम पे मिल रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि दोनों को सेम पे मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट दोनों को सेम पे नहीं प्रोवाइड कर रही है और ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टेट को स्यू नहीं कर सकते, वेयर एज वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट हो रहे हैं। तो इस केस में आप फंडामेंटल राइट्स का नाम लेकर उनको कोर्ट में ले जाकर स्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप रेट पिटिशंस फाइल कर सकते हो, वेयर एज आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको स्यू नहीं करते। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन का काम करती है, वेयर एज दे आर ऑब्लिगेशंस। आपको ये करना ही करना है। अगर इनका वायलेशन होगा तो आपको कोर्ट में जाना ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर हमारे पास आता है, ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको गारंटी करता है, वेयर एज ये आपके ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये डायरेक्शंस होती हैं और ये तभी इन्फोर्सेबल होंगे जब एक प्रॉपर लॉ बनेगा। मैन एंड वीमेन को इक्वल पे मिले, इसके नाम पे कोई लेजिस्लेशन बन गया, उसने किस बेसिस पे काम किया, उसे किस डायरेक्शन पे काम किया, वो थे DPSPs। नाउ वो लॉ बना, इसके बाद DPSPs जो थे वो एप्लीकेबल हुए, इससे पहले नहीं हुए थे क्योंकि वो सिर्फ एक गाइडलाइन का काम कर रहे थे। लॉ जो होता है, अगर कोई लॉ जो है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो इन केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। वेयर एज कोई ऐसा लॉ है अगर वो DPSPs को वायलेट कर रहा है तो इस केस में उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। हाउएवर अगर कोई लॉ इनैक्ट हो रहा है ताकि DPSPs इम्प्लीमेंट हो सके तो इस केस में वो वैलिड होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, ये बोलता है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए या उसको इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसका एक बैलेंस बना के रखना है ताकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डैमेज ना हो और ना ही फंडामेंटल राइट्स डैमेज हो। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है ताकि वो एक अथॉरिटी की तरह काम ना करे। मतलब ये कि जब आपके पास राइट्स आते हैं ना तो उसके साथ आपके पास ड्यूटीज़ भी आती हैं। ठीक है, तो राइट्स होते हैं वो ह्यूमन को मिलते हैं, ठीक है, लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया उसको मिलते हैं, तो उसी के साथ उसको एक ड्यूटी मिल जाती है। बट इमेजिन करो अगर आपके पास कोई राइट ही ना हो और सारी की सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास हो, तो क्या ये जो हमारी कंट्री है ये अच्छे से वर्क कर पाएगी? यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होती हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी ना जमाए, उसके ऊपर चेक रहे कि वो हमारे ऊपर कोई भी गलत या कोई भी
रेकलेस डिसीजंस ना दे हमारे खिलाफ, मतलब ऐसे कोई जिसकी वजह से हमें कोई डैमेज हो सके। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं ताकि इंडियन डेमोक्रेसी का एक बेड रॉक रहे, ठीक है। और दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर मटीरियल मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ पीपल। ये सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट्स को स्ट्रेंथन करता है। ये एक बुलवॉक की तरह काम करता है ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड वेलफेयर और रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वेयरएज अगर हम डीपीएसपीज की बात करें तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है फॉर फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स को कवर करता है जिसमें से कुछ है सोशलिस्ट, इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल। अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं और इसको एक बार रिवाइज करें तो मैं आपको एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम, अगर इनकी वायलेशन हो जाए तो इस पे हम गवर्नमेंट को स्यू नहीं कर सकते। वेयरएज फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन हो तो आपको कोर्ट में जाकर आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको स्यू किया जा सकता है। ये डायरेक्शंस की तरह काम करते हैं। और अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देखें तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग एक प्रॉपर अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपरली इंजॉय कर पाओ। वेयरएज फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है कि वो आपके ऊपर अथॉरिटी की तरह काम ना करे। विद दिस ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू like this content or you wanted to see more of such content, please subscribe to my channel and thank you for watching. Thank you so much.